तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि हिंदी भाषा के तीन काल में इसको विभक्त किया गया है। तो पहला जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा समूह, फिर जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा समूह, फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा समूह। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा समूह में लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व तक था। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व, ठीक है, जिसमें वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति को इसमें बांटा गया है। फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा समूह में 500 बीसी से 500 ईसा पूर्व से 1000 ईडी तक पाली और प्राकृतिक भाषा का प्रयोग। प्राकृतिक भाषा के साथ साथ यहाँ पर हमको एक और भाषा मिलती है, और उस भाषा को क्या बोलते हैं? अपभ्रंश। अपभ्रंश अपभ्रंश के साथ साथ इसमें क्या मिलता है? अपभ्रंश के साथ साथ हमको मिलता है अवहट, ठीक है। अपभ्रंश के साथ साथ हमको मिलता है अवहट भाषा, ठीक है। फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा समूह में हमको क्या मिलता है? यहाँ पर 1000 एडी से 1000 एडी से अभी तक जितने भी हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती जितने भी भाषा है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा समूह में इसका कैसे कैसे विस्तार हुआ है, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा समूह, ठीक है, आर्य भाषा समूह, ठीक है। अब इस प्राचीन भारतीय आर्य भाषा समूह में हम लोग क्या देखे थे कि वैदिक संस्कृति था, वैदिक संस्कृत भाषा थी, ठीक है। फिर यहाँ पर लौकिक संस्कृत भाषा थी, ठीक। वैदिक संस्कृत भाषा का जो अन्य नाम हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग छांदास छांदास भी बोलते हैं, जो पाणिनि द्वारा दिया गया एक नाम है, पाणिनि द्वारा दिया गया एक नाम है, ठीक। लौकिक को क्या बोलते हैं? संस्कृत भाषा बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड भाषा बोल सकते हैं इसको। लौकिक जो भाषा है, मेन जो भाषा है वो संस्कृत भाषा के रूप में आता है। इसको पाणिनि द्वारा इसको दिया गया नाम है, ठीक है। फिर इसको हम लोग क्या बोले थे कि ये 1500, ये प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा समूह 1500 बीसी से 500 बीसी तक है करके, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? 1500 बीसी से 1000 बीसी, फिर ये 1000 बीसी से 500 बीसी। तो ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण है। फिर हम लोग देखते हैं मध्यकालीन भारतीय मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा समूह, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि प्रथम जो है ये क्या था? 500 बीसी से 1000 एडी तक, ठीक है। ये जो है प्रथम प्राकृतिक काल बोल सकते हैं इसको, प्रथम प्राकृतिक काल। फिर द्वितीय प्राकृतिक काल, ठीक है, द्वितीय प्राकृतिक काल। फिर यहाँ पर तृतीय प्राकृतिक काल। अब इसमें देखना, इसमें जो है मेन जो मुद्दा है पाली भाषा का है, फिर प्राकृतिक भाषा का है, फिर अपभ्रंश और अवहट। ये जो भाषा समूह है इसके आधार पर हमको देखना है। तो प्रथम प्राकृतिक काल में क्या होता है? इसका जो है प्रयोग जो है 500 बीसी से 1 ली ईसा तक, मतलब एक जो है ईसा एडी तक इसको प्रयोग किया जाता था। ये भारत का जो है इसको हम लोग प्रथम देश भाषा भी बोल सकते हैं, इसको प्रथम देश भाषा बोल सकते हैं। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा प्रमुख जो है पाली भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है। पाली भाषा का प्रयोग होता है। गौतम बुद्ध ने जितने भी गौतम बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए हैं वो इसी काल में इसी भाषा में हमको दिया है, ठीक है। फिर द्वितीय भाषा आर्य भाषा मतलब द्वितीय प्राकृतिक भाषा में हमको क्या देता है? एक ली से, एक जो एडी है वहाँ से एक ली ईसा से हमको 500 ईसा तक, 500 एडी तक जो भी भाषा का प्रयोग किया है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? प्राकृतिक भाषा, ठीक है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। महावीर महावीर ने भगवान जो महावीर है उन्होंने जो उपदेश दिए हैं वो इसी भाषा में दिए हैं इसी काल में, ठीक है। फिर तृतीय काल में हम लोग क्या देखते हैं? यहाँ पर अपभ्रंश अपभ्रंश को देखते हैं, फिर अवहट को देखते हैं, ठीक है। अपभ्रंश जो है 500 एडी से 1000 एडी तक हमको इसका प्रयोग देखने को मिलता है। फिर अवहट को 900 एडी से 1100 एडी तक हमको देखने को मिलता है। इसमें जो है अवहट जो है क्या है?
संक्रमणकालीन संक्रमणकालीन भाषा है। ठीक है, संक्रमणकालीन भाषा है। ठीक, तो ये जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा समूह का इनका वर्गीकरण है। ठीक है, कैसे हम इसको वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर आधुनिक भाषा आर्य समूह है, जिसे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा समूह है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा समूह। ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा समूह में हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, प्राचीन हिंदी का जो समय है वो किस समय रहता है, फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा समूह का विस्तार कैसे हुआ और किस समय में हुआ, फिर आधुनिक हिंदी का जो काल है वो देखते हैं। ठीक है, प्राचीन हिंदी का प्रयोग 1100 एडी से 1400 1400 एडी तक इसका प्रयोग किया जाता था। फिर इसको मध्यकालीन भाषा को 1400 एडी से 1850 एडी तक इसका प्रयोग किया जाता था। फिर आधुनिक हिंदी भाषा का प्रयोग 1850 से अभी तक जितने भी भाषा का प्रयोग आधुनिक हिंदी के तहत किया जा रहा है वो आधुनिक भाषा भारतीय आर्य भाषा समूह में आते हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा समूह का जो हम लोग इसका प्रयोग किए हैं और किन किन भाषाओं का प्रयोग किया गया है इसको हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब इनका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये हर एग्ज़ाम में, लगभग हर एग्ज़ाम में तो नहीं कह सकते लेकिन इसका लगभग हर एग्ज़ाम में या फिर कुछ कुछ एग्ज़ाम में इसको हिंदी से अगर इसका रिलेटेड है, हिंदी भाषा का अगर कोई सब्जेक्ट है उस एग्ज़ाम में या इस एग्ज़ाम में अगर उसका कोई टॉपिक है तो ये एक ना एक क्वेश्चन जो है इससे आना ही है। ठीक है, जैसे इसका एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन क्या बोला गया है कि हिंदी जो है, हिंदी क्या है, संस्कृत भाषा का एक पुराना भाषा है। मतलब संस्कृत, हिंदी जो है संस्कृत से आया हुआ है। ठीक है, हिंदी जो है संस्कृत भाषा से आया हुआ है। ठीक है, अब ये संस्कृत जो भाषा है वो क्या हुआ, पाली में हुआ, पाली भाषा में इसका परिवर्तन हुआ। ठीक, फिर पाली से ये प्राकृतिक भाषा में आया, फिर प्राकृतिक भाषा से कहाँ आया, अपभ्रंश भाषा में आया। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि कैसे जो है मध्यकालीन भारत में भारतीय आर्य भाषा समूह में इनका जो है विस्तार होते गया। फिर अपभ्रंश से ये कहाँ पर आया, अवहट से, अवहट तक आया। अब अवहट से गुजरते हुए ये प्राचीन हिंदी तक आया। ठीक है, प्राचीन हिंदी तक आया। ठीक, तो इसको हम लोग जब हम कालक्रम के रूप में जब इसको हम लोग देखते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है कि जो है प्राचीन आर्य भाषा समूह से लेकर, प्राचीन आर्य भाषा समूह से लेकर आधुनिक हिंदी आर्य भाषा समूह तक इनका जो है कैसे जो है इनका जो है बढ़ते क्रम में हम लोग लिखते जाते हैं। ठीक है, बढ़ते क्रम में हम लोग लिखते जाते हैं। बढ़ते क्रम का मतलब है यहाँ पर कि संस्कृत जो भाषा है, संस्कृत जो है परिवर्तन हुआ पाली भाषा में, फिर पाली से ये प्राकृतिक भाषा में आया, प्राकृतिक भाषा से ये अपभ्रंश में आया, अपभ्रंश से होते हुए ये अवहट में आया, अवहट से होते हुए प्राचीन हिंदी तक आया। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिंदी से अगर कोई सिलेबस है तो इनसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि कैसे संस्कृत जो है हिंदी तक इनका जो है परिवर्तन हुआ और कैसे कैसे इनका जो है आगमन हुआ। ठीक है, तो ये हिंदी भाषा का विकास कर हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं कि इसका अलग अलग टॉपिक में इसका कैसे कैसे इसका विस्तार होता है और इनके जो है रचनाकार कौन कौन होते हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखे हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।